अब हमने जो है पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब समझ लिया है। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में। टेम्पोरल लोब का जो पहला एरिया है वो है आपका प्राइमरी मोटर एरिया, जिसका फंक्शन होता है हियरिंग। प्राइमरी मोटर एरिया आपका एरिया नंबर 41 होता है। अगर इसके अंदर लीजन होता है तो ये कॉर्टिकल डेफनेस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? कॉर्टिकल डेफनेस कॉज करता है। दूसरा एरिया जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके टेम्पोरल लोब में अगर आपके टेम्पोरल लोब में कोई डिस्ट्रक्टिव लीजन होता है तो फिर एनोस्मिया होगा, मतलब स्मेल का सेंसेशन ही नहीं आएगा उस पेशेंट के अंदर। और अगर इरिटेटिव लीजन होता है जिसके कारण आपका ऑल्फैक्टरी एरिया को प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होंगे। क्या होंगे? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होंगे। ऐसा ही हमने कहाँ पर पढ़ा था? ऐसा ही हमने पैराइटल लोब के सेंसरी एसोसिएशन एरिया में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से पढ़ा था कि अगर इसमें डिस्ट्रक्टिव लीजन हो जाए तो डिस्गुजिया हो जाएगा, मतलब टेस्ट ही नहीं आएगा। और अगर इरिटेटिव लीजन हो जाए तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन हो जाएगा। वैसे ही टेम्पोरल लोब में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव लीजन हो जाएगा तो स्मेल ही नहीं आएगा, और अगर इरिटेटिव लीजन होगा तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होगा। ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन मैंने बताया था ये पैराइटल लोब में भी होता है, टेम्पोरल लोब में भी होता है। पैराइटल लोब के जो ऑप्टिक रेडिएशन होते हैं अगर उनमें कोई लीजन हुआ तो पाई ऑन फ्लोर कॉन्ट्रालैटरल साइड ये विजुअल फील्ड इफेक्ट देखने को मिलता था। अगर ऑप्टिक रेडिएशन जो कि टेम्पोरल लोब में लाई करता है अगर उनके अंदर आपका लीजन आ गया तो पाई इन द स्काई ये विजुअल फील्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट टू ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द लीजन। फिर हम बात करते हैं वर्निकेज एरिया, जो कि आपका एरिया नंबर 22 होता है। ये मदद करता है कंप्रहेंशन में, मतलब अगर आपने कोई किसी को टास्क समझाया या बताया अगर वो कर पा रहा है तो वो उस चीज को कंप्रहेंड करवा रहा है। ये वर्निकेज एरिया प्रेजेंट होता है आपके सुपेरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर। फिर जो पांचवा काम होता है आपके टेम्पोरल लोब का वो होता है मेमोरी का। तो देखो, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, इन सारे सेंसेशन से आपकी एक सेंसरी मेमोरी बनती है। लेकिन ये सेंसरी मेमोरी की तरफ अगर आपने अटेंशन दिया साथ में, इस सेंसरी मेमोरी की तरफ अगर आपने कोई अटेंशन दिया तो फिर ये सेंसरी मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंड ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आप मीडियल टेम्पोरल लोब के अंदर स्टोर करते हो। अब इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर आप डेली ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड कंसोलिडेट कर जाओ तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इस कंसोलिडेशन में आपके हिप्पोकैम्पस के CA1 न्यूरॉन्स मदद करते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कंसोलिडेट हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, इस कंसोलिडेशन में आपके CA1 न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस आर यूज्ड। अब ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी एक्सप्लिसिट हो सकती है या फिर इम्प्लिसिट हो सकती है। एक्सप्लिसिट मतलब कॉन्शियसली आप ये याद रखोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में और डिक्लेरेटिव होगी। एक्सप्लिसिट के अंदर आपके एपिसोडिक मेमोरी आ सकती है, सिमेंटिक मेमोरी आ सकती है। एपिसोडिक मेमोरी जो होती है वो इवेंट बेस्ड होती है, और सिमेंटिक मेमोरी जो होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है। तो वही अगर हम बात करते हैं इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी ये आप जो है कॉन्शियसली याद नहीं रखते, ये अनकॉन्शियसली नॉन डिक्लेरेटिव होती है। ओके, इसमें आता है आपकी प्रोसीजरल बेस्ड स्किल वाली मेमोरी, प्रोसीजरल बेस्ड स्किल वाली मेमोरी। ओके, ये आपको बताना रह गया था। जो एपिसोडिक मेमोरी होती है विच इज इवेंट बेस्ड, ये नियो कॉर्टेक्स में स्टोर होती है। जो सेमेंटिक मेमोरी होती है विच इज फैक्ट बेस्ड, वो स्टोर होती है आपके एंटेरियर एंड इंफेरियर टेम्पोरल लोब के अंदर। तो वही जो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती है जो कि स्किल बेस्ड होती है, ये बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम के अंदर स्टोर होती है। कहाँ पर? बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबेलम के अंदर स्टोर होती है। फिर आपको अमनेजिया के बारे में पता होना चाहिए। अमनेजिया दो टाइप का होता है, एक रेट्रोग्रेड और एक होता है एंटेरोग्रेड। जो आपका कुछ इवेंट हुआ था जिसके कारण अमनेजिया आया, अगर उस इवेंट के पहले की सारी इंफॉर्मेशन भूल गए तो उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेड अमनेजिया। और अगर उस इवेंट के बाद की जितनी भी चीजें हुई जब तक हमने एडमिट किया उसको हॉस्पिटल में, वो सारी चीजें अगर भूल गए तो वो हो जाता है आपका एंटेरोग्रेड एमनेजिया। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि किसी बंदे को कोई हेड इंजरी होती है जिसके कारण वो सारा अपना पुराना पास्ट जो है वो भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसके पापा कौन थे, उसकी मम्मी कौन थी, वगैरह वगैरह। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड एमनेजिया। सिमिलरली अगर किसी बंदे को सीजर्स आए और सीजर्स के कारण आपको पता है कि आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द अटैक ऑफ द सीजर, जब भी पेशेंट कॉन्शियस होता है ना तो वो भूल जाता है कि सीजर के बाद उसको क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें भूल जाता है। तो ये एंटेरोग्रेड एमनेजिया का एग्जाम्पल है।
एंटेरोग्रेड एमनेसिया तब होता है जब आपका जो लीजन है ये मीडियल टेम्पोरल लोब में हो, क्योंकि मीडियल टेम्पोरल लोब में अगर आपका लीजन होगा तो जो मीडियल टेम्पोरल लोब के अंदर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है वो स्टोर ही नहीं होगी। तो चूंकि जब भी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर नहीं होगी तो आपको एंटेरोग्रेड एमनेसिया जो है वो देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं पैपेज सर्किट के बारे में, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैच आता है जहां पर एम फॉर मैमुलरी बॉडी, टी फॉर एंटीरियर थैलेमस, सी फॉर सिंगुलेट गायरस एंड एच फॉर हिप्पोकैम्पस। फिर हम बात करते हैं ऑसिपिटल लोब के बारे में। ऑसिपिटल लोब की दो ही एरियाज होते हैं, एक होता है प्राइमरी विजुअल एरिया, दैट इज एरिया नंबर 70, जिसका काम होता है परसेप्शन ऑफ इमेज, इमेज को परसीव करना। दूसरा होता है सेकेंडरी विजुअल एरिया, जो कि होता है आपका एरिया नंबर 18 और 19। जिस इमेज को हमने प्राइमरी विजुअल एरिया से परसीव किया था उस इमेज का एनालिसिस आपका सेकेंडरी विजुअल एरिया करता है। और इस एनालिसिस के लिए आपके पास दो स्ट्रीम्स होती है, एक होती है डॉर्सल स्ट्रीम और एक होती है वेंट्रल स्ट्रीम। डॉर्सल स्ट्रीम जाती है आपके पैराइटल कॉर्टेक्स में, तो वही जो आपकी वेंट्रल स्ट्रीम होती है जाती है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस में। ये देखिए आपका ये है सेकेंडरी विजुअल एरिया, यहाँ से ये डॉर्सल स्ट्रीम जा रही है पैराइटल एरिया के अंदर, और ये आपकी जो वेंट्रल स्ट्रीम है ये जा रही है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस की तरफ। ठीक है, फिर बताओ कि जो एनालिसिस होता है, क्या एनालिसिस करता है आपका सेकेंडरी विजुअल एरिया? जो इमेज को अपने आपने परसीव किया है वाया दिस प्राइमरी विजुअल एरिया, इसको कैसे एनालाइज करता है? तो जो डॉर्सल स्ट्रीम है ये उस इमेज का वेयर पता करती है कि ये इमेज कहाँ की है, ये इमेज कहाँ खींची गई है, ये इमेज कहाँ से है। तो डॉर्सल स्ट्रीम वेयर आपको बताता है उस इमेज का। तो वही जो आपका वेंट्रल स्ट्रीम होता है वो उसको व्हाट और हु ये बताता है उस इमेज का। अगर इमेज के अंदर कोई पर्सन है तो हु इज दैट पर्सन, अगर इमेज के अंदर कोई चीज है खाने की वगैरह वगैरह तो व्हाट इज दैट थिंग। तो ये वेंट्रल स्ट्रीम आपको हु और व्हाट का रिजल्ट देता है। तो वही डॉर्सल स्ट्रीम जो है जो पैराइटल कॉर्टेक्स में आपके डॉर्सल स्ट्रीम को लेकर जाती है, ये वेयर का जवाब देता है। फिर एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं प्रोपैसोग्नोसिया, अकर ड्यू टू द लीजन इन इंफेरियर टेम्पोरल गायरस। प्रोपैसोग्नोसिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फैमिलियर फेसेस, और ये आपको इंफीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं अप्रैक्सिया के बारे में। अभी तक तो हमने काफी अप्रैक्सिया पढ़ ली है, एक ड्रेसिंग अप्रैक्सिया पढ़ लिया, एक कंस्ट्रक्शन अप्रैक्सिया पढ़ लिया, एक हमने वो लिम्ब काइनेटिक अप्रैक्सिया पढ़ लिया, और भी बहुत सारे अप्रैक्सिया आएंगे डिटेल में। लेकिन ये अप्रैक्सिया होता क्या है? अप्रैक्सिया इज बेसिकली डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? इनएबिलिटी टू परफॉर्म स्किल्ड टास्क। ये जाड़े तौर पर देखे तो दो टाइप का होता है, आइडियोमोटर अप्रैक्सिया, इडिएशनल अप्रैक्सिया। जो इडियोमोटर अप्रैक्सिया होता है इट इज एनएबिलिटी टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू अ वर्बल स्टिमुलस, लेकिन इमिटेट कर सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ तो इंप्रूव करता है। मतलब क्या है इडियोमोटर अप्रैक्सिया का? ये कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अगर मैं बोलूं कि ब्रश योर टीथ तो वो उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन कैन इमिटेट एंड इंप्रूव विद ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है कि अगर मैं उसके सामने खुद ब्रश लूं मेरा खुद का और मैं ब्रश करने लग जाऊं तो वो पर्सन जो है जिसको इडियोमेटर ऑप्रेक्सिया है वो इम्प्रूव इमिटेट कर सकता है आपको, वो इमिटेट जो है कर सकता है। और अगर आपने उसके हाथ में भी ब्रश रख दिया तो ऑब्जेक्ट के साथ तो वो इम्प्रूव कर ही जाता है। ये इडियोमोटर अप्रेक्सिया आपको जो है डोमिनेंट पैराइटल लोब लीजन के अंदर देखने को मिलता है, डोमिनेंट पैराइटल लोब लीजन। फिर हम बात करते हैं इडिएशनल अप्रेक्सिया के बारे में। इडिएशनल अप्रेक्सिया के अंदर देयर इज एनेबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स और इडिएशनल प्लान्स। ओके, एक सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स, जैसे ब्रश अगर करना है तो उसके लिए आपको सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स करने पड़ेंगे। आपको जो वो ट्रे है उसमें से ब्रश निकालना पड़ेगा, टूथपेस्ट निकालना पड़ेगा, आपको अपने ब्रश को पानी से धोना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपको जो है टूथपेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर टीथ के ऊपर आप जो है उस टूथब्रश को जो है घसोगे। पर जो आपका इडिएशनल अप्रेक्सिया होता है उसमें ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स मैंने बताया ये परफॉर्म ही नहीं कर पाता, वो हो ही नहीं पाता। जो आपका पर्सन है, पेशेंट है, ये इमिटेट भी नहीं कर पाता और ना वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ इंप्रूव करता है। यहाँ पर जो लीजन होता है वो ज्यादातर आपके डिफ्यूज सेरेब्रल लीजन साइड पे होता है, डिफ्यूज सेरेब्रल लीजन होता है। फिर एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अगर राइट हैंडेड पर्सन है उसको टेम्पोरोपैराइटल इंजरी होती है तो फिर क्या इंजरी? इट विल लीड टू ऑल एक्सेप्ट वर्निकीज एफिजिया बिल्कुल होगा, टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, एरिया नंबर 21। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा क्योंकि फ्रंटल लोब का आपके पैरासेंट्रल लोब्यूल का गढ़ है बेसिकली आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। एक एल्कुलिया पैराइटल लोब, सुपेरियर क्वाड्रेनेटोपिया, सुपेरियर क्वाड्रेनेटोपिया ये होता है दैट इज पाई इन द स्काई, टेम्पोरल लोब ऑप्टिक रेडिएशन इंजरी।
तो कुछ इस तरीके से मैं ये खत्म करता हूँ और अगले इसमें जो है पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे सारे